हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। सो ऑलरेडी हमने जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5। आज हम करने वाले हैं सेमेस्टर 3 का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ना आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दिस इज फॉर सेमेस्टर 3 में आपके पास आता है इफ यू आर प्रोग्राम स्टूडेंट, और अगर आप हो ना आपके बीकॉम ऑनर्स के अगर आप student हो, तो सेम सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 4 में आएगा, राइट। तो सिलेबस सेम है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एग्जाम का, बिकॉज ऑनर्स में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं, बट प्रोग्राम में थोड़ा थ्योरेटिकल आता है, लेकिन प्रैक्टिकल आपको इस सब्जेक्ट में करना रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली इसमें क्या होगा, आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 18 मार्क ईच, दैट मीन्स 90 मार्क्स का आपका theory रहेगा, और बाकी जो है ना आपके पास इंटरनल असेसमेंट देना रहेगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, दैट इज टू ऑनलाइन। जब आपका ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा प्रज्ञान पे, तो ओपन हो जाएगा। अब कैसा सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डीयू में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, बुक्स कौन से होने चाहिए, इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है ना मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया है, और उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। डू वॉच दैट वीडियो टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 से भी क्लियरली आपके पास 18 मार्क का आता है, समटाइम्स +9 करके वो किसी और क्वेश्चन में डाल देता है। रीजन बीइंग, हमारा जो लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 5, दैट इज द इंडेक्स नंबर। इस यूनिट से ना सिर्फ आपके पास 9 मार्क का ही है ना क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 9 मार्क्स है वो या तो कई बार आपके कोरिलेशन में एडजस्ट करता है, या फिर वो आपके प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट यूनिट में से टेस्ट कर लेता है। तो मेक श्योर कि आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोरिलेशन और रिग्रेशन से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है, लाइक 4+4 करके। इट्स नॉट मैंडेटरी कि 18 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका 9+9 आएगा, इट मे बी 10+14 करके आ सकता है, या फिर वो ऐसा देता है 10+4+4, जिसमें इसमें एक 4 मार्क का क्वेश्चन क्या होता है आपका थ्योरी हो जाता है, बाकी जो 10+4 आपके दोनों क्या रहते हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। यूनिट 1 में आप चेक करो आपके पास सिलेबस में क्लियरली क्या है, दैट इज लेसन 1 एंड 2 एंड 3। 3 लेसन हैं आपके इस यूनिट 1 के अंदर, जिसमें फर्स्ट और सेकंड तो आपने बहुत बार प्रिपेयर किया है। सिर्फ थ्योरी नहीं करके जाना, इसमें प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, थ्योरी आपका 9 मार्क्स तक इसमें आ जाता है। वेन यू कम टू योर लेसन नंबर 1, दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें आप मेनली क्या करोगे, आपका मीन, योर मीडियन एंड योर मोड, तो ये 3 आपका मेन रहेगा। और इसी में आपके पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा, फिर आपके परसेंटाइल क्या होते हैं, डिसाइल्स क्या होता है, जिसका बहुत सा सेक्शन आपने क्लास 11th में जब आपने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन किया था तो उसमें कवर किया है। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है आपके क्लास 11 की तरह नॉर्मल नहीं होने वाले हैं, वो थोड़ा सा आपके पास डिफिकल्ट लेवल में जा सकते हैं। लेसन नंबर 2 में आपके पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जिसमें क्लियरली डिस्पर्शन ऑफ मेजर्स आपके जो है वो डिस्कस होंगे यहाँ पे। एंड थर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मोमेंटम, स्क्यूनेस एंड कुटोसिस। इसमें तो श्योर शॉर्ट आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 मार्क का आना ही है किसी भी कंडीशन के अंदर, और ये आपने जो है ऑलरेडी नहीं किया है। तो चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं हमारा यूनिट 1 कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रैक्टिकल हमें करना है। थ्योरी के हर चैप्टर में से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, आपको सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज्यादा हमें प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन नंबर 1, पार्ट 1, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। करने की अगर एक आइडियल मेजर है तो वो क्या हो सकता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा, मेजर्स में आपका मीन, मीडियन, मोड एक्सप्लेन करेंगे, एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिफरेंट डाइवर्स सिचुएशन। तो एवरीथिंग हैज टू बी डन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफर करने पड़ेंगे, सिर्फ आपके एसओएल की बुक से ये सब चीजें नहीं होंगे। और जो जो बच्चे आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, दे मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए टू प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस। और बुक्स कौन से हैं ये मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, गो एंड वॉच द वीडियो टू जस्ट गो विद द बुक्स। लुक, फर्स्ट क्या है आपके पास, इंट्रोडक्शन है कि मेजर्स ऑफ रियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करो, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिंपली क्या होता है ना, कि एक डेटा को, आपके पास जितना भी डेटा है या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको आपको समराइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है, ऑर्गेनाइज करना है और प्रेजेंट करना है डेटा को इन अ वेरी क्लियर एंड मीनिंगफुल वे, सो दैट
क्यों करते हैं? सो दैट कि अब सपोज आपके पास अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाया या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वो क्या है? एक तरह का समराइज डेटा है बैलेंस शीट। नोबडी गोना डू सीए आके तो क्या करेगा? आपका जर्नल एंट्रीज तो ऑडिट में चेक नहीं करने वाला, तो उसको हम क्या करते हैं, फाइनली एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मॉडल बनाते हैं, जहां पे वो क्या करता है ना, आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करता है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी आपका सेम है, जहां पे आपको डेटा को एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज समराइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और प्रेजेंट करना है अपने डेटा को। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन आप कर सकते हो, दैट इज इट। इससे ज्यादा आपको डेफिनेशन में करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड, कह रहा कौन कौन से आपके पास मेजर्स है? लुक, मीन, मीडियन एंड मोड, जो आपने अभी तक किया है। मीन को आप क्या कहते हो? अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हो। मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू टू पार्ट्स। और मोड क्या होता है? द वैल्यू विच कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम, क्या कह देते हो? आपका मोड कह दो, राइट? दैट सिंपल एज दैट। यहाँ पे ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं है। डू लर्न दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल मेजर्स। एक आइडियल मेजर के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि कोई भी अगर आपका आइडियल मेजर है, हमें नहीं पता मीडियन होगा, मीन होगा या मोड होगा, वी डोंट नो। सो लेकिन अगर कोई भी नंबर आपका आइडियल मेजर है तो क्या होगा? वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का क्लियरली मीनिंग क्या है रिप्रेजेंटेटिव होने का? दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू शुड रिप्रेजेंट योर डेटा, की आपका वैल्यू। सपोज करो आपके पास एक डेटा है फ्रॉम 1 to 100, लेकिन आपका जो वैल्यू आया वो 105 आया बाय एडिंग एनीथिंग। तो क्या होगा? आपके पास वो जो डेटा आया वो क्या है? वो आपका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो आपका रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है आपकी वैल्यू को, राइट? ऐसा होता कब है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो तीन डेटाज हैं, ए बी एंड सी। ए का इनकम है 500, बी का इनकम है 500 और सी का इनकम है 5000। ये आस्क यू टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज क्या होता है? तीनों को ऐड करो, ऐड द नंबर्स। नंबर्स ऐड किए तो कितना हुआ? 6000 डिवाइडेड बाय द नंबर्स, तो नंबर कितना हुआ? 2000। 2000 कह रहा है कि सबकी जो एवरेज इनकम है ना वो कितनी है? आपकी 2000, विच इज नॉट करेक्ट। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है डेटा को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इसीलिए दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऐसी होती है जो डेटा को एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू दे जो उसको रिप्रेजेंट करे। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, दैट मीन जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज सिंपल टू कैलकुलेट। बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि आपको पूरा जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है, एंड देयर इज मेनी मोर मेथड्स यू हैव टू यूज। सो सिंप्लिसिटी होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, दैट वी कैन रिलाई ऑन दैट वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ कि किसने वो वैल्यू कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस अगर मेजर हो रही है, सो दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द जजमेंट ना। अगर जजमेंट पे बेस्ड होगा सो दैट मीन्स वो क्या है? बायस है, यू कैन नॉट रिलायबल, क्योंकि उसने पर्सनली किसी वैल्यू को किसी ने उसको जज किया है, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सिंपली मेथड होना चाहिए कैलकुलेट करने का, ए बी सी डी कोई भी पर्सन कैलकुलेट करेगा, आंसर शुड बी द सेम। जैसे कि किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हो तो हर काम किस तरीके से होता है? दैट इज रिलायबल होता है। आप मैकडोनल्ड्स गए, डोमिनोज गए, कोई भी आपको वो बना के देगा आपका फूड, आपको टेस्ट क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। दैट इज रिलायबल, यू आर रिलायबल ऑन दैट। दैट रोबस्टनेस, रोबस्टनेस क्लियरली मीनिंग क्या? दैट शुड नॉट बी हाईली सेंसिटेबल टू द आउटसाइड और एक्सट्रीम वैल्यूज। हमने जो अभी एग्जाम्पल किया उसमें डेटा क्लियरली सेंसिटिव था, किससे? आपकी आउटसाइड वैल्यूज पे, क्योंकि इनिशियली 500 थी इनकम, फिर 500 और फिर कितना था आपका? 5000। तो अगर एवरेज 2000 आ रहा है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज क्लियरली आउटलायर। आउटलायर का मतलब है कि डेटास में ऐसे ऐसे वैल्यूज है कि जब आपने उसका एक आइडियल मेजर निकाला तो वो क्लियरली आपके ऐसे वैल्यूज आ रहा है जो बिल्कुल बाहर के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज आउटलायर्स, और एक्सट्रीम वैल्यू से वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो इफेक्ट हो रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग योर ट्रू वैल्यू। बाकी अब इसमें चार पांच कोई भी लर्न कर लो, आपको बस इतना होना चाहिए कि मुझे 5 नंबर का या 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन लिखना है। वर्सेटैलिटी होना चाहिए, दैट मीन्स यू कैन यूज दैट डेटा एनी वे। वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल में देखो
क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि डेटा हो सकता है आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर डेटा आपका पॉजिटिवली या फिर क्या हो सकता है नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपका डेटा वर्सेटाइल होता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज उसमें जस्टिफाई होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। दैट मीन्स दैट वैल्यू शुड बी यूनिक इन द डेटा। ऐसा नहीं है कि आपने मीन कैलकुलेट किया वही आया, मीडियन कैलकुलेट किया वही आया। देयर शुड बी यूनिक वैल्यू। और सेंसिटिव टू चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डेटा चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या होगी आपकी, चेंज हो गई। राइट? तो इसमें से कोई भी चार या पांच पॉइंट निकाल के आपको जो इजी लग रहा है आप कर सकते हो। देन यू हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा। इसका हाफ पार्ट तो आपने ऑलरेडी कवर किया है, बाकी रेस्ट नॉमिनल और ऑर्डिनल हम आज करेंगे, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप अपना सेमेस्टर 6 के अंदर जाओगे ना, अगेन आपके बिजनेस एनालिटिक्स करके एक सब्जेक्ट है, वहां पे ये क्वेश्चन फिर से आने वाला है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा। तो आज ही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको रेपिटेटिवली इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या होगा ना, यूज होने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा में ही सेड डेटा इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट, क्वालिटेटिव, जहां पे डेटा को आप नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एंड द अदर इज क्वांटिटेटिव, जहां पे डेटा इज सिंपली रिप्रेजेंटेड इन योर न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर्स में रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो अबाउट पॉपुलेशन, तो अर्बन हो सकता है या आपका रूरल हो सकता है, तो वो कहां चला गया आपका क्वालिटेटिव डेटा में। बट व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, परसेंटेज ऑफ द क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या होगा आपका, इट मे बी फर्स्ट क्लास दैट इज लेस देन 60% एंड मोर देन 60%, आप इस तरीके से डिवाइड करोगे। So this is how the data is divided, qualitative and the quantitative measures. जब वो qualitative की बात करता है, you have 2 points, that is, first क्या है आपके पास, that is the nominal data, second is the ordinal data. Name अगर आप बात करो तो simply the data which is divided on the basis of the names, जिसको ना नेम नॉमनक्लेचर दे दिया या आपको नेम्स पे डिवाइड किया आपने डेटा को, तो वो क्या हो गया आपका नॉमिनल स्केल हो गया। और ऑर्डिनल, जहां पे आपने रैंक्स बताया, या कह सकते हैं आपने क्या बताया उस डेटा के बारे में, ऑर्डर लिख दिया, तो वो क्या बन गया आपका ऑर्डिनल स्केल। यू कैन नॉट से कि वो क्या नंबर है, बट आपने सिंपली क्या किया, उसको एक ऑर्डर दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंपल, दैट इज नोन एज योर ऑर्डिनल स्केल। इसको डिटेल में देखोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा इसका डेफिनेशन नहीं है, तो अगर आएगा तो आपको खुद से बना के इसको लिखना है। क्वांटिटेटिव डेटा, दैट इज द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है इंटरवल एंड द रेशियो स्केल, है ना। इंटरवल और रेशियो स्केल का मतलब क्या है, इंटरवल क्या है, जिसको अलग अलग इंटरवल्स में, जैसे आपने लिखा 10 to 20 में क्या नंबर्स वैल्यू आएगा, 30 to 40, 30 to 40 एंड 40 to 50, एंड द रेशियो स्केल। अनग्रुप और ग्रुप डेटा ये आपने किया है। अनग्रुप दैट मीन्स रॉ डेटा, जिसके बारे में आपको रॉ डेटा है वहां से आप लेकर के डेटा को ग्रुप्ड में बनाओगे, दैट मीन्स डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये जो एग्जाम्पल हमने किया ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें ऑल द वैल्यूज जहां पे एक रेंज में डिफाइन कर दिया जाता है उसे आप क्या कहते हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और डिस्क्रीट जहां पे नंबर आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू में होते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू आया आपका 10, 20, 30, एक पर्टिकुलर वैल्यू कंप्लीट नंबर होगा, वो क्या है आपका डिस्क्रीट सीरीज। राइट? अब ये क्वेश्चन आप 5 to 6 मार्क के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन डू। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके पास, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप्स ऑफ द डेटा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास 3 मेजर्स आपको करने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। और सबके आपको क्या करने रहेंगे ना, यहाँ पे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, ये आप जरूर कर लेना, बिकॉज कई बार वो क्या कर लेता है ना, आपसे एक डेटा देता है एंड ये आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू, और उसके बेसिस पे ही आपसे पूछ लेता व्हाट इज द यूज ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, इससे आपको लिमिटेशंस क्या मिल रही है। तो ये सब आपको यहाँ पे करना है, और इस चीज का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। देखो, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, यहां से आप कर सकते हो। मीन है, मीन का सबसे बड़ा मेरिट क्या होता है, जब आप मीन कैलकुलेट करते हो, मीन वाइल कैलकुलेटिंग योर मीन, मीन इज इजी टू कैलकुलेट। फॉर्मूलाज करते हैं यहाँ पे, उसने बहुत डिटेल में आपको फॉर्मूलाज नहीं दिए, बिकॉज ही अज्यूम कि आप ऑलरेडी करके आए हो, तो उसने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे नहीं दिए हैं। डायरेक्टली क्या दिया है आपको, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला दिया है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट चैप्टर, डू नॉट फॉरगेट टू
योर कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कंबाइंड मीन नहीं भूलना है। लेकिन कंबाइंड मीन से पहले हम क्या करते हैं ना, मीन के कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक किए हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द मीन? क्या होगा? डेटा क्या है आपके पास, नॉर्मल। अगर इंडिविजुअल सीरीज है जैसे 10 20 30 40 क्या दिया आपको, सिर्फ नंबर्स दिए, तो वहां पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे मीन में? दैट सिंपली समेशन ऑफ एक्स, दैट मीन सारे नंबर्स को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय द एन। और जब कंबाइंड मीन का बेटा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे ज्यादा आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होता है, कोई और फॉर्मूला यूज भी नहीं हो पाता उसके अंदर, एफ एक्स बहुत कम आता है। सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज, जब आप कौन से सीरीज यूज करते हो? आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे एक्स क्लियरली क्या है? आपका आइटम साइज, एंड एफ क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट आइटम एक्स हैज अपीयर इन अ डेटा, तो वो क्या है? आपका एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। एफ क्या है? आपका टोटल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स, की एक डेटा में कितने आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं। फिर आप क्या करते हो? आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज लगाते हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या है आपके पास? समेशन ऑफ एफ एम। एम क्यों लिख देते हैं? बिकॉज एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता है आपका मिड वैल्यू। बिकॉज कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या रहता है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो अब यहाँ पे x कैसे लेकर आओगे? तो जब क्लास इंटरवल्स की बात आती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात आती है, तो अब क्या करते हो? मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हो। दैट इज योर लोअर क्लास प्लस अपर क्लास। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया आपका? 5। 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। अगेन आप क्या करोगे? इस तरीके से अपना क्या कैलकुलेट करोगे? मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। एफ आपको ऑलरेडी दिया होगा, तो यहां से आपने क्या कैलकुलेट किया? आपका एफ एम, एंड दिस इज समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका एक्स बार आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर मीन इन द कॉन्टिन्यूअस डेटा। अब ये तो हुए आपके बेसिक फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। लेकिन जब आप अपना क्या करोगे? कोरिलेशन करोगे, रिग्रेशन करोगे, तो थोड़े ना ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट मीन यूज कर सकते हो, डेटा यूज कर सकते हो, बिकॉज वो जो डेविएशंस है ना, वो वहां पे यूज होती है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट दैट मीन्स एफ और एक्स को डायरेक्टली यूज किया और आपने वैल्यूज निकाल लिया। अब इंडिविजुअल सीरीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये वाला मेथड लगाओ और हो गया। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डेटा समटाइम्स वाइड हो जाता है, तो हम क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं? आपका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? एक आप क्या कैलकुलेट करते हो? अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला, और सेकेंडली क्या यूज करते हो? आपका शॉर्टकट मीन, या किसको कह सकते हो? स्टेप डेविएशन भी कह सकते हो, जहां पे आप यूज करते हो द थर्ड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मीन। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला आपको सेम ही यूज करना है। देखो, डिस्क्रीट सीरीज में जब आपके पास एफ दिया है और एक्स वैल्यू है, तो क्या करोगे? मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। चेंज हो गया? क्या किया? सबसे पहले आपने डेटा में क्या अज्यूम कर लिया? एक मीन वैल्यू अज्यूम किया, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? ए, दैट इज द अज्यूम्ड वैल्यू, प्लस समेशन ऑफ एफ डी। ये डी कहां से आया? इस डी को आप लेकर आए आपके पास पूरे सीरीज में जो एक्स वैल्यूज थी, उसमें से आपने क्या किया? अज्यूम्ड मीन, जिसको आपने अज्यूम किया था उसको लिया और डिवाइड कर दिया। किससे? किसी भी। यहां पर तो आप डिवाइड मत करो, बिकॉज देर इज नो कॉमन फैक्टर, एंड इट बिकम्स योर डेविएशन, दैट इज डी। और जो लास्ट मेथड है आपका स्टेप डेविएशन, इसी से आपका बनेगा, क्या होगा? दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू सी। तो डी तो यहां कैलकुलेट किया, यहीं पे आपका डी डैश बन गया। अब कैसे होगा इसको हम क्वेश्चन में करेंगे कि किस तरीके से आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। मेरिट्स और लिमिटेशंस देखो। मेरिट में क्या होता है कि जो मीडियन मीन है आपने फॉर्मूलाज किए, इज द इजीएस्ट टू कैलकुलेट। देखो, इजी टू कंप्यूट, नंबर वन।
इट यूटिलाइज ऑल द डेटा पॉइंट्स, बिकॉज सारे डेटा के पॉइंट्स को क्या कर रहा है, सम कर रहा है, प्लस कर रहा है. इट यूटिलाइजेस ऑल द पॉइंट्स एंड इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें से हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, एनी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, आपको इंडेक्स नंबर्स भी कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या यूज होने वाला है, आपका मीन यूज होगा. सो इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक एंड रिजिडली डिफाइंड. लिमिटेशंस में सिंपली आप करो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मीन का क्या है ना, इट इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स. हमने किया था ना ऊपर, रोबस्टनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रोबस्टनेस है, इट इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर वैल्यू. नॉमिनल डेटा होगा जहां पे नेम है, तो यू कैन नॉट यूज दैट. क्वालिटेटिव, उसी पॉइंट को देखो सेग्रीगेट कर दिया और लेंदी कर दिया, एंड नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन. ओपन एंडेड क्या होता है, यू मस्ट नो. अगर डेटा कैसा है, उसने बोला है द डेटा इज मोर देन 10, तो मोर देन 10 में तो डेटा पूरा ओपन एंडेड हो गया, यानी हमें पता ही नहीं उसकी लिमिट क्या है, तो वहां पे आप मीन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. सो दिस इज हाउ द मीन हैज बीन डिफाइंड. You do not need to run for the syllabus because syllabus आपका easily cover होने वाला है. ये देखो, जब मीन की आपने बात की तो अरिथमेटिक मीन, दैट इज वी आर डूइंग अरिथमेटिक मीन. तीन तरह के मीन करेंगे, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड योर ज्योमेट्रिक मीन. दीज टू आर वेरी स्मॉल, बट अरिथमेटिक मीन आपका डिटेल में है. आपने ऑलरेडी यहां से कर लिया कि मीन के आपके पास प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, एंड डू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मीन का हमें प्रॉपर्टीज करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज करने के साथ साथ इसे हमें समझना भी है, बिकॉज इसके बेस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है. सो मीन के प्रॉपर्टीज करेंगे एंड वी हैव सी द कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, एंड along with the questions. देखो यहाँ से आपके questions जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट होते हैं. यू कैन प्रैक्टिस स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस जो हमने आज कवर किया है. जो फॉर्मूलाज आपको दिए हैं उसमें आप इजीली क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन में देखो सिंपली सबसे पहले क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मीन. सिंपल क्या है, आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, यू हैव टू मेक द सम ऑफ ऑल. फॉर्मूला क्या लगेगा, समेशन ऑफ एफ. इसकी तो जरूरत नहीं है बिकॉज एफ है ही नहीं हमारे पास, तो सिंपली सम करो नंबर्स को एंड डिवाइडेड बाय एन. सिंपल. Look at illustration 2. Compute the mean for the following discrete series. यहाँ पे क्या दिया, f और x दिया, और बहुत छोटा डेटा है, only 5 numbers are there. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप क्या लगाओ फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. आपको x दिया है, f दिया है, यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, आपका एफ एक्स का टोटल आ जाएगा, एंड यू हैव ऑलरेडी यहाँ पे टोटल ऑफ द समेशन ऑफ f, एंड जस्ट डू योर क्वेश्चन. दिस इज व्हाट योर न्यूमेरिकल लिस्ट. तो ये क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. डू प्रैक्टिस दिस इलस्ट्रेशन 3 विच इज क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. इसमें क्या करोगे, मैम एफ तो है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मिड वैल्यू. 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2. अगेन same format will be followed and you have to do the fm divided by summation of f. और इसमें आप assumed mean और step deviation लगा सकते हो if the values are very critical. This is for combined mean. We are not covering it today. इसको हम next class में cover करेंगे. So that is all for today's class. Start revising for the exams because end में जाके business statistics करना बहुत ज्यादा difficult हो जाता है. And also I have posted the videos for financial management. Kindly go and watch the videos and start preparing for your December and January exam. And for any kind of doubt, kindly comment. And if you like this video, kindly like, share, and subscribe the channel. Thank you so much.